मोदी जी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अब तो ट्रंप भी आ गया है, अब तो आपको वैश्विक पटल पे भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। आगे ट्रंप का चुनाव 2028 में होगा, अभी 2028 में करवा लेना। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारी रीच बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक भी करें और बाद में शेयर भी करें। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी का कोर्ट में अंतिम दिन था। जी हाँ, धनंजय चंद्रचूड़ जी, जिनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे सबसे लंबे समय तक, ये भी 2 वर्ष से कुछ अधिक, आई थिंक 2 वर्ष 1 दिन ये रहे हैं। तो आज उनका अंतिम दिन था और अंतिम दिन उन्होंने एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के ऊपर 7 जजेस की बेंच का एक निर्णय सुनाया, जिसमें वे मेजॉरिटी के साथ, यानी 4 जजेस जो थे वो मेजॉरिटी में थे और वो निर्णय चंद्रचूड़ जी ने पढ़ के सुनाया। वो उन्होंने स्वयं ऑथर किया हुआ जजमेंट था। उनके साथ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पार्डीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, ये लोग जो थे उन्होंने उनका समर्थन किया और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन 3 ने इसके विरोध में अपना ओपिनियन दिया। AMU का मैटर क्या था? AMU का मैटर ये था साहब कि AMU जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहला सकती है या नहीं कहला सकती है, उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये संवैधानिक बिंदु परीक्षण किया जा रहा था। हालांकि इनके पास जो रेफरेंस आया था, देखिए क्या हुआ था इसमें, एक 1968 में एक अजीज पाशा नाम का एक जजमेंट आया था जिसमें यह कहा गया था कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो एक लेजिस्लेशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है, एक बात, और चूंकि इसका इस्टेब्लिशमेंट और इसका एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही नॉन मुस्लिम्स करते हैं, तो इसलिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता। अब इसके लिए साहब 1981 में कुछ परिवर्तन किया, अमेंडमेंट लाए और इस जजमेंट को अंडू करने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय एक अंजुमन वाला एक जजमेंट आता है 3 जजेस की बेंच का, और वो क्या कहता है कि साहब इसको 7 जजेस की बेंच में भेज दिया जाए। और 7 जजेस की बेंच का ये रेफरेंस उन्होंने बनाया, जो मैंने आपको बताया कि भाई ये क्या स्टैच्यूट की वजह से ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव है, आर्टिकल 30 का इम्पैक्ट क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो बड़ी बात, मैं ज़्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशंस में न जाते हुए ये बता दूं कि अलग अलग जजेस ने आज क्या कहा, इसका इम्पैक्ट क्या है। अब ये कहा गया, जो मेजॉरिटी जजमेंट था यानी कि जस्टिस चंद्रचूड़ का, उन्होंने मुख्यतः 2 बातें कही, और 2 बातों को कहने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इसको जो है वो एग्जामिन किया जाएगा उसी 3 जज की बेंच के द्वारा जिसने जो रेफरेंस दिया था। अब निश्चित रूप से ये बात 1981 या 82 की है, तो उसके बाद से तो 40 साल हो गए, तो 40 साल के बाद अब एक नई बेंच बनेगी, और वो नई बेंच जो है वो नए CJI बनाएंगे। नए CJI भी मेजॉरिटी डिसीजन के साथ में थे, तो ये मामला जो है अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी देखिए अब क्या होता है कि निर्णय ये दिया गया है कि भाई जो नियम है वो नियम ये होंगे कि साहब जो इस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग है, वो एक नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है। तो स्टैच्यूट वाली जो बात कही गई है कि चूंकि स्टैच्यूट के थ्रू, यानी लेजिस्लेशन कानून के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1918 में, तो इस वजह से ये माइनॉरिटी नहीं होगी, इस बात को ओवर रूल कर दिया उन्होंने साहब। उस बात को ओवर रूल कह दिया कि भले ही सरकार बनाए, लेकिन सरकार जो है वो लेजिस्लेशन से भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना सकती है। ये बात तो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें जो तय नहीं की हैं वो जो 3 जजेस की बेंच है वो तय करेगी। और वो बेसिक जो चीज़ देखेगी वो ये देखेगी, जो ये बताया गया कि ये देखेगी कि साहब के जो इसके इस्टेब्लिश करने वाले थे वो माइनॉरिटी थे या नहीं थे। अब आपको बताऊं, ये भी मामला जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जिस समय आर्ग्यूमेंट हुए थे तो इसमें बहुत सारा ये आर्ग्यूमेंट हुआ था कि साहब इसका इस्टेब्लिशमेंट और इससे
जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों में बहुत सारे नॉन मुस्लिम शामिल हैं, तो इसलिए इसको माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं दिया जा सकता। वो ये कह रहे हैं कि साहब कि जो हमने आपको ये रेफरेंस आंसर किया है इसकी लाइट में आप ये इसको दोबारा डिसाइड कीजिए। अच्छा, दूसरी बात और भी है, इससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई अभी ये मैं तो वस्तुतः इस पूरे ये जो सिस्टम है ना, ये कि आप आखिरी दिन अपना एक जजमेंट देते हैं। अब आखिरी दिन आपने जो जजमेंट दिया, आप तो हो गए रिटायर, अब इसका रिव्यू लगेगा, तो रिव्यू कौन सुनेगा? रिव्यू का नियम ये है कि जब जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं, जब आपके फैसले का जब रिव्यू होता है तो वही लोग सुनते हैं जिन्होंने वो फैसला दिया होता है। और रिव्यू जो है वो रिव्यू इज़ नॉट एन अपील, ये बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है लॉ का। और रिव्यू में ये देखा जाता है कि भाई कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई जो कि बिल्कुल एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, यानी बजाय हम जजमेंट में कुछ लिखा हुआ है जिसका हमने रेफरेंस दिया और हमने कुछ और कोट कर दिया, इस तरह की कोई बात तो नहीं हो गई, जो नॉर्मली होता नहीं है। तो ऑलमोस्ट 100% जो रेफरेंस जो रिव्यू है वो रिजेक्ट होते हैं और चेंबर में हियरिंग में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। एक इसका अपवाद है, वो इसका अपवाद है शबरीमला केस, क्योंकि शबरीमला केस जो था वो दीपक मिश्रा जी उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और दीपक मिश्रा जी ने और अन्य जजेस ने, जो दीपक मिश्रा जी, खानविलकर और इंदु मल्होत्रा और जस्टिस नरीमन और एक और कोई थे, उन्होंने जजमेंट दिया था ये। तो दीपक मिश्रा रिटायर हो गए, आ गए गोगोई साहब। अब वो गया रिव्यू में, और रिव्यू में उन्होंने पूरा उसका उल्टा कर डाला और उल्टा करके उसके रेफरेंसेस बना के उसको फिर से पोस्ट कर दिया जजमेंट के लिए। आज तक उसकी हियरिंग नहीं हुई उसके बाद से। अब यहाँ पे चंद्रचूड़ तो हो गए रिटायर। अब चंद्रचूड़ की जगह पे जब भी रिव्यू आएगा तो एक नया जज कोई लाया जाएगा। अब वो नया जज लाने का जो दायित्व है वो जस्टिस संजीव खन्ना पर होगा। जस्टिस खन्ना के बचे 6 महीने, और 6 महीना जो है वो कहलाता है सुप्रीम कोर्ट में, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरी जो 6 महीने होते हैं ना किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, वो आखिरी 6 महीने जो होते हैं वो मांडवाली के होते हैं। और अब जस्टिस संजीव खन्ना के लिए मांडवाली का समय है। अगले 2 जो जजेस हैं वो मांडवाली वाले हैं, यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना और उसके बाद फिर जस्टिस गवई। ये 2 लोगों का 6-6 महीने का कार्यकाल है। उसके बाद फिर जस्टिस सूर्यकांत आएंगे। जस्टिस सूर्यकांत 1 साल 2 महीने यानी 14 महीने रहेंगे, और उनके समय में आप अलग अलग और नए फैसले उनकी आप उम्मीद कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने डिसेंट दिया, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने, इन्होंने डिसेंट दिया। और जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि भैया ये जो प्रैक्टिस है ना कि 3 जज वाली जो बेंच है वो कह देगी कि साहब नहीं, हमारे 7 जज वाली बेंच डिसाइड करेगी, ये उसके हाथ में नहीं है। 3 जज वाली बेंच जो है वो मैक्सिमम 5 जज वाली को रेफ़र कर सकती है। ये प्रैक्टिस गलत है, नहीं तो कल को 2 जज वाली बेंच कह देगी कि साहब कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का जो 13 जज का जजमेंट है इसके लिए 15 जज की बेंच बनाई जाए, ये डिसीजन नहीं दे सकती। ये टेक्निकल पॉइंट उन्होंने लिया, और मेरिट पे भी उन्होंने बिल्कुल होल्ड कर दिया कि साहब कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ही है। अब जस्टिस सूर्यकांत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे 14 महीने तक। तो आप ये सोच लीजिए कि ये अभी अंतिम फैसला नहीं है, क्योंकि अभी 3 जज की बेंच बनेगी, 3 जज की बेंच के सामने ये मैटर दोबारा आएगा। उससे पहले अभी रिव्यू भी होगा, और रिव्यू में ये 6 जज प्लस एक नया जज और बैठेगा। मान लीजिए एक नया जज, यद्यपि अपॉइंटमेंट तो उसका जस्टिस संजीव खन्ना ही करेंगे, लेकिन उस समय अगर जो नया जज है वो बाकी जो 3 डिसेंटिंग जज हैं उनके साथ चला जाता है तो क्या होगा? पूरी संभावना होती है, पूरी संभावना होती है। आप बिल्कुल इसमें तो कोई चांस ले ही नहीं सकते। इसलिए ये जो माइनॉरिटी वाला जो सारा आज मामला हुआ है, ये एक आधा फैसला है।
और इस आधे फैसले पर अभी बहुत सारा मामला और होना बाकी है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग निराश हो रहे हैं। वैसे निराशा का कार्य भी है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो अगर आप याद करें तो भारत के विभाजन में जो सबसे बड़े जो फैक्टर्स थे, जो सबसे बड़ा योगदान था, वो जिन्ना और मुस्लिम लीग के अतिरिक्त यदि किसी का था तो इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था। और इसके बाद भी इसको विशेष दर्जा दे देना ये नेहरू की तो गलती थी ही, और इसको अभी तक कंटिन्यू किया जा रहा है वो आज के निज़ाम की भी गलती मैं मानता हूँ। और इसका बहुत ही एक सीधा साधा एक सल्यूशन है, और वो सीधा साधा सल्यूशन ये है कि साहब मोदी जी जागो और माइनॉरिटी को डिफ़ाइन कर दो, क्योंकि माइनॉरिटी की डेफिनेशन के लिए यूएन की गाइडलाइंस हैं, और उस यूएन की गाइडलाइन से यदि आप चलेंगे तो आप पाएंगे कि भाई ये जो 20 करोड़ लोग जो हैं वो कभी भी माइनॉरिटी नहीं कहे जा सकते। ये सिस्टम चलाया था अंग्रेज़ों ने कि 49.9% माइनॉरिटी है। ये यूएन ने इसकी इजाज़त नहीं दे रखी है। नॉन डोमिनेंट ग्रुप लिखा हुआ है। यहाँ पे मुसलमान किस तरह से नॉन डोमिनेंट है? किसी भी तरह से नहीं है। और पटेल ने तो, सरदार पटेल ने तो संविधान सभा में कह दिया था कि ये कैसी माइनॉरिटी है जो माइनॉरिटी होते हुए जिसने देश का विभाजन करा लिया। तो भाई ऐसी स्थिति मत लाओ कि ये माइनॉरिटी जो है वो दोबारा नासूर बनके फिर से देश के विभाजन के लिए तत्पर हो जाए। इनके जितने भी आजकल देख रहे हैं आप कारनामे, उससे तो सब कुछ सदैव यही छलकता है। मोदी जी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब तो ट्रंप भी आ गया है। अब तो आपको वैश्विक पटल पे भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। आगे ट्रंप का चुनाव 2028 में होगा, अभी 2028 में करवा लेना, जिससे कि कहीं डेमोक्रेट्स आके आपको बाद में तंग न करें। तो बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। 2019 में आपने ट्रंप के समय पर चुनाव कराया था, और 2019 में आप 303 सीटें लाके और टोटल आप 353 सीट लाके आपने झंडा गाड़ा था। अगला चुनाव 2028 में करा लेना, लेकिन अभी ये माइनॉरिटी वाला कार्य जो है इसको समाप्त कर दें, इसको पूर्ण कर दें, माइनॉरिटी डिफाइन कर दें, 5% की लिमिट लगा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।